सबसे पहले मैं इस मंच पर बैठे हुए अपने आदरणीय, मेरे ख्याल से कांग्रेस की सोच से जुड़ने वाला हर व्यक्ति, वो नौजवान हो या कांग्रेस का वयोवृद्ध हो, उसको एक ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिलता है जो पूरी तरह से किसी भी वक्त उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। और शायद यही वजह है कि नौजवान उनको सबसे ज्यादा पसंद करता है। आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय भाई नसीब पठान साहब, भाई रोहित जी, आप सोच रहे होंगे मैं उनको भाई रोहित चौधरी क्यों कह रहा हूं, अध्यक्ष जी को, ताकि मेरी उम्र उनके बराबर लगे। भाई गिरीश जी, भाई वीपी सिंह साहब, ये मंच केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये प्रांगण, ये ऑडिटोरियम सिर्फ इस देश में एनएसयूआई के नौजवानों का या पदाधिकारियों का या स्टेट का या प्रदेश के लोगों का नहीं है। ये मंच परंपरा है, ये प्रांगण संस्कार है, और ये संस्कार, ये प्रांगण कोई आज का नहीं है। जब जब सृष्टि में, प्रकृति में कोई करवट आई है तो नौजवान कंधों ने ही उस करवट को बदलने का काम किया। आज यहां और यहां वो कंधे हैं कि जिनके ऊपर इस देश की गरिमा टिकी हुई है। अगर हम पीछे जाकर देखते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के वो नौजवान ही थे, चाहे वो हिंदुस्तान में पढ़ रहे थे या हिंदुस्तान से बाहर पढ़ रहे थे, उन्हें देश की चिंता थी। उसे कौन भूल सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने विदेश में जाकर भी, जब वो पढ़ रहे थे, विद्यार्थी थे, तो उन्होंने वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स काउंसिल के नाम से एक संस्था बनाई, और वो भारतीयों को मिलकर, भारतीय नौजवान, भारतीय विद्यार्थियों के साथ इकट्ठा होकर देश की आजादी की बात और उसकी आजादी की रणनीतियां बनाते थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो सोच है जिसमें 12 वर्ष की उस छोटी सी बालिका कहूं या जवानी की तरफ बढ़ते हुए या अल्लड़पन की तरफ बढ़ते हुए उस विद्यार्थी के बारे में कहूं, जिस विद्यार्थी ने 12 वर्ष की उम्र में वानर सेना बना ली थी, और वो कोई और नहीं, इंदिरा प्रियदर्शनी थी। ये उन संस्कार और उन परंपराओं को लेकर, शायद यही वजह है कि राजीव गांधी जी ने आप नौजवानों को अधिकार दिया देश के भाग्य को बदलने में, आपको वोट का अधिकार दिया। और आज अगर ये फैसला, हमारे भाई रोहित ने कहा कि एनएसयूआई का दिल्ली के अंदर ये सबसे बड़ा आज के दिन आयोजन हुआ है कि प्रदेश क्या, देश क्या, तमाम लोग यहां पर आज मौजूद हुए हैं, और इससे बड़ा कोई नहीं हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि राहुल गांधी, उस नौजवान की सोच को आपने एकजुट होकर यहां पर इकट्ठा होकर साबित कर दिया है कि हां, हम इस देश को बदलने के लिए तैयार हैं। इस देश के अंदर जो लोग ये हवा लेकर चल रहे हैं कि माई वे नहीं तो हाईवे, ये बात, ये माई वे और हाईवे की बात करने वाले ये वो लोग हैं जिनके बारे में गुजरात के एनएसयूआई के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मैं गुजरात के नौजवान
गुजरात के विद्यार्थी, तुझे सलाम करता हूं, तुझे सल्यूट करता हूं। मैं एनएसयूआई तुम्हें सलाम करता हूं, लेकिन सलाम मैं हाथ खोलकर नहीं किया, मैंने आपको मुट्ठी बांधकर सलाम किया है। आपके सामने नतमस्तक नहीं हुआ हूं, बल्कि आपके कंधों पर अपनी गर्दन को आज भी ऊंचा कर चलना चाहता हूं। मैं आपके बीच में आया हूं, इसलिए मुझे खुशी होती है कि एनएसयूआई के साथी जब मुझसे कहते हैं कि आप आइए, तो मुझे लगता है कि अभी भी शायद मुझे एनएसयूआई के साथी मानते हैं कि मैंने विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति में हिस्सा लिया है, और शायद मेरी जवानी को ये वापस ले आते हैं, मेरे लड़कपन को ये वापस ले आते हैं। दोस्तों, आज इस बात को इसलिए कहना जरूरी हो रहा है, कल ही राहुल गांधी जी ने बंबई में, महाराष्ट्र में कहा है, बंबई में तो आज गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कहा है, मोर्चा मैं और हम के बीच का है। ये मोर्चा मैं और हम के बीच का क्या है, इसके लिए शायद आप इस बात को समझ सकते हैं। नौजवान, जब आपके मां बाप आपको पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, वो इसलिए नहीं भेजते कि मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा, वो इसलिए कि मेरा परिवार आगे बढ़ जाएगा। मेरे परिवार को आने वाले कल में एक पढ़ा लिखा दृष्टिकोण मिलेगा, एक ऊंचाइयों पर चलता हुआ मेरे खानदान का नाम मिलेगा, और मेरे खानदान को नाम मिलेगा। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं बात मैं की नहीं करता हूं, मैं बात हम की करता हूं, ताकि हम सब मजबूती के साथ में आगे चल सकें। साथियों, मैंने कहा माई वे हाईवे, ये वेस्ट की एक थ्योरी हुआ करती थी, ये माफिया हुआ करते थे, या तो मेरे रास्ते चलो, नहीं तो फिर हाईवे पे जाके शूट आउट करके उनको भगा दिया जाता था। और बात समझ में नहीं आई तो समझ लेना, हम तो यही सुनते हैं, आप तो सारे देश से आए हैं, हम तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के भाषण सुन लेना। इस माईवे और हाईवे वाले ने गुजरात के अंदर केशुभाई पटेल से लेके और अडवाणी तक केवल आज आपने सामने उसने एक ट्रॉफी की तरह रख दी हैं कि ये ट्रॉफियां मैंने जीत ली हैं। आज ये इनके संस्कार, इनकी परंपरा वो आज केवल ट्रॉफी मात्र बन चुकी है, और आपके संस्कार और आपकी परंपरा ने हमेशा बलिदान देने का काम किया है। आपके संस्कार और आपकी परंपरा अपनी जान देकर इस देश की एकता और इस देश के भाईचारे को बचाने का काम किया है। आज कि एनएसयूआई की जिम्मेदारी क्या है? एनएसयूआई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एनएसयूआई की ही आने वाले कल में उसके कंधों पर इस देश का फैसला है। आप सोचते होंगे कि हम कैसे कहें, हम तो महंगाई बहुत हुई, हम क्या जवाब दें? भ्रष्टाचार बहुत हुआ, हम क्या जवाब दें? घर में जाते हैं, माताजी कहती हैं, पिताजी कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई, हम क्या जवाब दें? दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर एक बात कहना, महंगाई से शर्माना मत, उसको डिफेंड मत करना, क्योंकि हम गलत साबित होंगे। इसमें कोई गलती नहीं है। अपने दादाजी को पूछना वो कितना महीने में कमाते थे, अपने पिताजी से पूछना वो कितना महीने में कमाते थे, क्या पॉकेट मनी मिलती थी। और बुरा मत मानना दोस्तों, अपने आप को देखना कि आपको क्या पॉकेट मनी मिलती है। हम जब महंगाई की बात करने के लिए जाते हैं तो अपनी जेब को भी देखने का काम करें। क्या वक्त था और क्या वक्त आज है? हम कहां थे और कहां आज है? हां, हम शायद
अपनी जेब को उतना मजबूत नहीं कर सके हैं कि बाहर की उस महंगाई का सामना कर सकें। और यही वजह है कि आने वाले कल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार या यूपीए की सरकार ने जो काम किए हैं वो आपकी जेब को मजबूत करने का काम किया है। महंगाई का सामना दुनिया के बहुत सारे देश है, पेट्रोल हमारे यहां नहीं बनता, आपको खरीदना पड़ता। आपको बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे कच्चे साधन हैं जो आपको खरीद लेने पड़ते हैं। जब किसी से सामान लेके आएंगे तो उसका मोल देना पड़ता है, और मोल उसका होता है, मोल आप नहीं लगाते हैं, जरूरत आपकी होती है। और इसका मुकाबला सिर्फ अपनी जेब को मजबूत करने से ही हो सकता है। और एक जमाने में याद रखो दोस्तों, मुझे मालूम है 3 रुपए या 4 रुपए किसी मजदूर को देने पड़ते थे तो उसके साथ बार्गेनिंग होती थी, उससे कहते थे अबे 2.5 रुपया लेगा, वो बेचारा कहता 2.25 दे दो बाबूजी। आज किसी की हिम्मत है कि किसी मजदूर को 3.25 रुपया दिया जाए? 150, 250, 350, 450 में मजदूर नहीं मिलता। तो ये जेब को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस चाहती है कि आने वाले कल में हमारी जेब मजबूत हो। अगर हमारी जेब मजबूत होगी तो देश के और काम करने वालों की जेबें भी मजबूत होंगी, किसान की जेब मजबूत होगी, व्यापारी की जेब मजबूत होगी। हमारी मेहनत से, हमारी नीतियों से यूपीए की सरकार ने अगर हमें मनरेगा दिया, अगर हमें राइट टू एजुकेशन के लिए हमें बढ़ावा दिया, हमें हेल्थ को लेकर हमें आरटीआई जैसा कानून दिया। मुझे याद है मैं पहली बार जब कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन ही की थी और उसके बाद बुराड़ी का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस वक्त तो कोई भी विरोधी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा था। क्या यूपीए की सरकार से पहले क्या बेईमानियां नहीं हुआ करती थी? क्या घोटाले या भ्रष्टाचार नहीं हुआ करते थे? 10 साल पहले आप इतने छोटे नहीं रहे होंगे, याद करो 10 साल के पहले अगर घोटाले किसी मंत्री करता था या कोई अधिकारी करता था तो याद करो उसके दफ्तरों में आग लग गई होती थी, फाइलें जल गई होती थी। एक खबर आती थी कि उस दफ्तर में आग लग गई, फाइलें जल गई। कहीं ना कहीं तो सोनिया जी ने इस बात को सोचा होगा, यूपीए की सरकार में इस बात को बैठकर विचार किया गया होगा कि शायद भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में घुसता चला जा रहा है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। और आपके हाथ में, यूपीए की सरकार में, आपके हाथ में सोनिया गांधी जी ने 10 रुपए की बंदूक दी जो आम आदमी के हाथ में थी, और इस बंदूक की गोली से आप किसी को भी कह सकते थे कि तू गलत है। ये आरटीआई का कानून, वो बदकिस्मती हमारी है कि हमने इस बंदूक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ करना था। ये भ्रष्टाचार किसी प्रोफेशनल के लिए 10 रुपए का कानून, ये आरटीआई किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं था, ये आम आदमी के लिए था। लेकिन हमसे गलती हो गई, हमसे चूक हो गई। हम अपनी बात का ढिंढोरा नहीं पीट सके, अपनी बात कुछ कह नहीं सके। हम इस पर यकीन रखते रहे कि कम बोलो काम बोलेगा, लेकिन बहुत सारे शातिर ऐसे लोग थे कि हमारे कम बोलने को उन्होंने हमारी कमजोरी समझा। और दोस्तों, जो 10 रुपया की ताकत आपके हाथ में होनी चाहिए थी, माफ करना नौजवान, उसकी ताकत का कुछ चालाक लोगों ने इस्तेमाल करके दिल्ली की गद्दी पर आ बैठे। ये कौन लोग हैं? ये कहां के ईमानदार थे, कहां से आ गए? ये आपकी दी हुई बंदूक के सहारे ईमानदार बने हैं। एक कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा बता दें, कोई मंत्री हो या संतरी, जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार में उसकी तरफ उंगली भी उठी है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको छुपाने का काम किया है या यूपी की सरकार ने उसको दबाने का काम किया। ये आपके पास में ताकत होनी चाहिए। हां, वो ताकत तब होगी कि हम बेईमान नहीं होंगे। वो ताकत तब होगी जब हमारे अंदर एतमाद होगा, हमारे अंदर यकीन होगा, हमारे अंदर भरोसा होगा। और दोस्तों, यहां पर जो सिर बैठे हैं, यहां पर जो कंधे हैं, ये वो हैं जिनको
जिनके ऊपर उनके परिवारों का ही नहीं बल्कि इस देश का भरोसा, देश को आपके ऊपर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को आपके ऊपर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे माफी चाहता हूं, सरकार कहती है कि हमने काम किया, हमारी बात नहीं पहुंचती नीचे। पहुंचाना चाहिए तो उनका तंत्र को चाहिए था कि पहुंचाता। अगर नहीं पहुंचाई है तो 543 सीटों पर आप खड़े हुए हैं, 543 सीटों पर इस देश में आप खड़े हुए हैं और उस बात को आपने पहुंचाना है और हिम्मत से पहुंचाना है। उस बात को आपने कहना है कि हम वो लोग हैं जिनकी परंपरा, जिनकी रवायत, जिनके संस्कार इस देश में सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि इस देश में सत्ता नहीं बल्कि इस देश को संवारने के लिए है, इस देश को सजाने के लिए है और इस देश को संभालने के लिए है। ये वो एनएसयूआई है, ये वो कांग्रेस पार्टी है। आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला, मुझे भी अच्छा लगा और मुझे ये भी लगा कि अभी तक मैं आवाज जरा जोर से बोल सकता हूं। आपके जोर की तामीर करता हुआ, आपके जोर की, आपकी हिम्मत की दाद देता हुआ ये उम्मीद करता हूं कि ये 543 सीटों पर एनएसयूआई और हमारा यूथ वहां पर ऐसा खड़ा होगा अपनी बात समझाने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग सिर्फ आपकी तरफ देख रहे होंगे, हमारी बात पहुंच नहीं पाई होगी, सिर्फ आप पहुंचा पाएंगे और आप किसी की आंखों में देखकर जब आंखें डालकर बात करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो गुजरात के एनएसयूआई ने रिजल्ट बनाकर दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।